हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू डायरी फार्मेसी। तो बच्चों कैसे हो आप सभी? आई होप सभी ठीक होगे, सभी हेल्दी होगे और सभी की स्टडी अच्छी चल रही होगी। तो फाइनली हमारा यूनिट थर्ड का वन शॉट लेक्चर आ रहा है ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी से। तो आज के इस लेक्चर में कंप्लीट यूनिट देखने वाले हैं। जो भी टॉपिक हमने प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर स्टडी किए हैं, सारे जो भी यूनिट थर्ड से रिलेटेड टॉपिक्स हैं, इस एक वन शॉट लेक्चर के अंदर हम कवर करने वाले हैं। तो एक तरीके से आपका कंप्लीट रिवीजन हो जाएगा। तो जो भी बच्चे न्यू हैं चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे हमारी आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और अभी तक आपने हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया है, कटारिया फार्मेसी ऐप, तो आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर पे जाके। वहाँ के आपको अफोर्डेबल प्राइस में नोट्स भी मिल जाएंगे, बहुत इजी लैंग्वेज में लिखे हुए हैं। जो बच्चा लेक्चर देख के नोट्स परचेज करेगा उसको 100% बेनिफिट्स मिलने वाले हैं। ठीक है, तो थर्ड यूनिट का सिलेबस देखें तो दो टॉपिक्स के अंदर दिए हुए हैं। फर्स्ट है बॉडी फ्लूइड एंड ब्लड, इससे एक क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। इसके अलावा लिम्फेटिक सिस्टम, कभी कभी इस पे क्वेश्चन बनता है, लेकिन ज्यादातर जो क्वेश्चन यूनिट थर्ड से बनता है वो बनता है बॉडी फ्लूइड एंड ब्लड। इस पे ज्यादातर जो बॉडी फ्लूइड है, कंपोजिशन एंड फंक्शन ऑफ ब्लड, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके अलावा इसमें बात करें तो ब्लड ग्रुपिंग वगैरह के बारे में या ब्लड कोगुलेशन, ठीक है, ये 3 पॉइंट इसके अंदर से पूछे जाते हैं। तो हमें इस पूरे पॉइंट को अच्छे से तैयार कर लेना है। ठीक है, चलिए इंपॉर्टेंट टॉपिक भी पता चल गया। तो देखते हैं बॉडी फ्लूइड्स क्या होते हैं। हमारी कंप्लीट जो बॉडी होती है उसके अंदर फ्लूइड्स होते हैं, प्लाज्मा होता है, वाटर होता है, उसके अंदर ब्लड भी आ जाता है प्लाज्मा के अंदर। तो बॉडी फ्लूइड आर लिक्विड इनसाइड द बॉडी दैट हेल्प इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सब्सटेंस। हमारी बॉडी के अंदर फ्लूइड है, लिक्विड है, जो क्या करता है, सब्सटेंस को इधर उधर ट्रांसफर करने का काम करता है। जैसे कि हमारी सिटी के अंदर रोड्स होती हैं, वैसे ही हमारे बॉडी के अंदर क्या होता है, ब्लड वेसल्स होती हैं और जो सप्लाई करती है मटेरियल को, तो मेंटेनिंग टेम्परेचर को मेंटेन करेगी, सपोर्टिंग सेलुलर फंक्शंस को सपोर्ट करेगी। क्योंकि भाई हमारी जो दैनिक दिनचर्या है, वैसे ही बॉडी के अंदर सेल की भी दैनिक दिनचर्या होती है, तो उसको फुलफिल करने के लिए फ्लूइड को इधर उधर ट्रांसपोर्टेशन करना पड़ता है। जैसे हमें भी इधर उधर जाना पड़ता है, बाइक की मदद से हम जाते हैं, सामान लेके आते हैं, खाने का सामान लेके आते हैं, पीने का सामान लेके आते हैं, उस तरीके से। ठीक है, तो टाइप्स की बात करें तो दो टाइप के फ्लूइड होते हैं, एक तो इंट्रासेल्यूलर फ्लूइड और एक होता है एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड। इंट्रासेल्यूलर मतलब कि भाई सेल्स जो होती है हमारी, सेल के अंदर वाला जो फ्लूइड है, मतलब फ्लूइड इनसाइड द सेल, उसको हम बोलेंगे इंट्रा सेल्यूलर, सेल के अंदर। तो आईसीएफ का मतलब है फ्लूइड इनसाइड द सेल, 2/3 पार्ट ऑफ टोटल बॉडी। कितना होता है? 2/3 पार्ट ऑफ टोटल बॉडी फ्लूइड का इंट्रासेल्यूलर फ्लूइड होता है, जो सेल्स के अंदर होता है, जिसके अंदर ऑर्गेनेल्स तैरते हुए रहते हैं। ठीक है, दूसरा आता है एक्स्ट्रा सेल्यूलर, बेसिकली फ्लूइड आउटसाइड द सेल। सेल के चारों तरफ जो फ्लूइड होता है, जिसके अंदर सेल तैरता है, उसको हम बोलते हैं एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड, जिसको बेसिकली टाइप है डिफरेंट। इंटरस्टिशियल फ्लूइड जो बिटवीन सेल्स के बीच होता है, दो सेल्स के बीच, है ना, इस तरीके से इनके बीच जो फ्लूइड है। प्लाज्मा है, जो लिक्विड पार्ट ऑफ ब्लड को हम प्लाज्मा बोलते हैं। लिम्फ होता है, जो लिम्फ फ्लूइड होता है। सीएसएफ है, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, जो ब्रेन के अंदर फिल होता है। सिनोवियल फ्लूइड है, जो जॉइंट्स के बीच भरा हुआ होता है। तो एक तरीके से सारे एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड्स हमारे होते हैं। ठीक है, तो पता चल गया आपको इंट्रासेल्यूलर और एक्स्ट्रा सेल्यूलर हमारे फ्लूइड्स होते हैं। अब बात करें कंपोजिशन एंड फंक्शंस ऑफ ब्लड की, तो डिफरेंट कंपोजिशन है भाई। आरबीसी है, डब्ल्यूबीसी है, प्लेटलेट्स है, और फंक्शंस तो बहुत सारे हैं ब्लड के बिना कुछ नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो कंपोजिशन की बात करें तो प्लाज्मा प्रेजेंट है 55% एंड फॉर्म्ड एलिमेंट, जो भी अदर एलिमेंट्स हैं, वो है 45%। ठीक है, इनको देखते हैं। तो प्लाज्मा के अंदर आता है वाटर है, 90 to 92% वाटर होगा प्लाज्मा के अंदर। प्रोटीन होगा, जैसे कि एल्बुमिन है, ग्लोबुलिन है, फाइब्रिनोजन है, जो क्लोटिंग फैक्टर्स हैं, क्लोटिंग प्रोटीन है। इलेक्ट्रोलाइट्स होंगे, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, ये इलेक्ट्रोलाइट्स प्रेजेंट होंगे। न्यूट्रिएंट हार्मोन प्रेजेंट होंगे, ये प्लाज्मा के अंदर आते हैं, और टोटल इसका वैल्यू होता है 55%। अब जो 45% क्या है भाई, ये है हमारी सेल्स, ब्लड सेल्स जिसको हम बोलते हैं, फॉर्म एलिमेंट। आरबीसी जिसको हम इरिथ्रोसाइट्स बोलते हैं, डब्ल्यूबीसी जिसको हम ल्यूकोसाइट बोलते हैं। इसके अलावा आता है प्लेटलेट्स जिसको हम थ्रोम्बोसाइट्स बोलते हैं। ये बेसिक चीजें हैं, बेसिक आपको याद होना चाहिए। अगर ये चीज समझ में आ गई तो नोट्स में सारी चीजें आपके लिए आसान हो जाएगी। ठीक है, तो हमारे जो लेक्चर्स हैं फ्री इसीलिए हैं कि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आए, क्योंकि कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है। देखिए नोट्स कहीं से भी मिल जाएंगे, लेकिन कॉन्सेप्ट नहीं मिलेगा बेटा,
लेक्चर्स, यही लेक्चर्स पेड होते हैं, ठीक है। यही लेक्चर्स अगर आप कोई कोर्स लोगे तो उसके अंदर मिलेंगे आपको, लेकिन हम आपको ये चीजें फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं, तो आप इसका बेनिफिट उठा सकते हैं। बाकी नोट्स लेना चाहते हैं वो आपकी मर्जी है, आप डिसाइड कर सकते हो, क्योंकि लेक्चर अगर आपको पसंद आ रहा है तो नोट्स भी हमने प्रिपेयर किया है, तो नोट्स भी इसी लैंग्वेज में हमने बनाया है, तो काफी मदद आपको मिलेगी। तो वो आप लोग अच्छी तरीके से डिसाइड कर सकते हो। तो हमारा काम है कि कोई भी बच्चा स्टडी के बिना ना रहे, तो लेक्चर देख के आराम से स्टडी कर सकता है बच्चा, ठीक है, क्योंकि बेसिक्स तो हम यहाँ पे क्लियर करवा देंगे, बाकी बड़े क्वेश्चंस के लिए आपको नोट्स पढ़ना पड़ेगा। फंक्शंस क्या है भाई? ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन एंड CO2, न्यूट्रिएंट एंड वेस्ट। ये चार चीज आप याद रखना, सबसे मेन होता है O2, उसके बाद CO2 को बाहर निकालना, इसके अलावा न्यूट्रिएंट की कंप्लीट बॉडी के अंदर सप्लाई करना, इसके अलावा वेस्ट को बाहर निकालने का काम किसका होता है? ब्लड का होता है, ठीक है। रेगुलेट बॉडी का पीएच, टेम्परेचर, वाटर बैलेंस कौन रेगुलेट करता है? ब्लड करता है। ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, इनके अंदर अगर आप एग्जाम में बड़ा क्वेश्चन आता है तो इनके बारे में लिख सकते हो। ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट कैसे होता है, CO2 कैसे निकलता है, न्यूट्रिएंट्स कैसे कैसे, पीएच क्या होता है, टेम्परेचर, वाटर बैलेंस कैसे कैसे, ये सारी चीजें आपको नोट्स में मिल जाएगी, ठीक है। प्रोटेक्शन की बात करें तो अगेंस्ट इन्फेक्शन, इन्फेक्शन के जो हमारे बॉडी गार्ड्स होते हैं ना बॉडी के, वो ब्लड के अंदर ही होते हैं। बॉडी गार्ड कौन है? WBC है, जो बेसिकली इन्फेक्शन के अगेंस्ट में लड़ता है, ठीक है, डिफेंस का काम करता है। ब्लड लॉस में बेसिकली हेल्प करता है प्लेटलेट एंड क्लॉटिंग फैक्टर। जैसे ब्लड लॉस होता है, कोई भी इंजरी होती है, तो वहां पे प्लेटलेट हेल्प करता है। प्लेटलेट वहां पे क्लोट बनाता है, क्लोट बनाएगा तो ब्लड लॉस नहीं होगा, रुकेगा। काफी केसेस में ये रुकता है, अगर कुछ डेंजरस सीवियर एक्सीडेंटल है तो उसमें दिक्कत आ सकती है, बाकी ये नॉर्मल अगर कटवर्ड वगैरह लग जाता है तो ऑटोमेटिकली क्लोट हो जाता है, तो वो प्लेटलेट की मदद से होता है, ठीक है। तो फंक्शंस की बात करें तो TRP, ट्रांसपोर्ट, रेगुलेशन एंड प्रोटेक्शन, तीन कैटेगरीज में हमने डिवाइड किया है। ब्लड ट्रांसपोर्ट करता है ऑक्सीजन, CO2, न्यूट्रिएंट, फैट्स का, रेगुलेट करता है पीएच, टेम्परेचर एंड वाटर बैलेंस, इसके अलावा प्रोटेक्शन का काम करता है हमारी बॉडी को, ठीक है। ये है, ये अच्छा क्वेश्चन बन सकता है 5 मार्क्स 10 मार्क्स में। तो कंपोजिशन एंड फंक्शंस ऑफ ब्लड आपको याद रख लेना। देखिए अब इतना तो आप 10 मार्क्स में लिख नहीं पाओगे, क्योंकि 10 मार्क्स में आपको कम से कम 4 से 5 से 6 पेज बनने हैं, तो ये तो बेसिकली इसमें 1-1.5 बस पेज भर पाओगे आप, तो 5 मार्क्स के लिए इनफ है, लेकिन 10 मार्क्स के लिए आपको दिक्कत आएगी, तो वो नोट्स में पढ़ना पड़ेगा। देखिए मैं सारी चीजें आपको पहले ही क्लियर कर देता हूँ, कहीं आपको बाद में हो कि सर हमने तो लेक्चर से पढ़ा था और हमारा तो 10 मार्क्स में आ गया क्वेश्चन, अब क्या लिखे हम, तो ये भ्रम में मत रहना, ठीक है। आगे आता है हीमोपोइसिस, एक तरीके से ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन। हीमोपोइसिस मतलब ब्लड बन रहा है भाई, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ब्लड सेल्स फ्रॉम स्टेम सेल्स इन द बोन मैरो। और एक चीज आपको लेक्चर्स में हमने पढ़ाया है, तो इतना समझ में तो आ रहा होगा कि सर ये टॉपिक कौन सा है, सारी चीजें समझ में आ रही होगी, क्योंकि ऑलरेडी लेक्चर्स हम ले चुके हैं, ठीक है, पहली बार नहीं ले रहे हैं। तो बेसिकली जो बोन्स होती हैं, हमारी हड्डियां होती हैं, वहां पे बोन मेरो लोकेट होता है, और बोन मेरो से हमारी RBC बनता है, और RBC के अंदर बनता है हीमोग्लोबिन, ठीक है, और यही हमारा एक तरीके से ब्लड हो गया, ठीक है। तो द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ब्लड सेल्स फ्रॉम स्टेम सेल्स इन द बोन मेरो, बोन मेरो में स्टेम सेल से लाल रक्त कोशिका, सफेद रक्त कोशिका और प्लेटलेट्स बनने की प्रक्रिया को हीमोपोइसिस हम कहते हैं। मतलब एक तरीके से ब्लड के सारे कंपोनेंट इस प्रोसेस में फॉर्म हो रहे हैं बोन मेरो से, स्टेम सेल से, ठीक है। स्टेम सेल से एक स्पेशल सेल होती है जो इसमें मदद करती है। साइट कहां कहां, देखिए फीटल लाइफ के अंदर क्या होता है, लीवर और स्प्लीन से बेसिकली हीमोपोइसिस होता है। कहां से? लीवर एंड स्प्लीन से। आफ्टर बर्थ रेड बोन मेरो एक्टिव हो जाता है। फ्लैट बोन्स होती है, जैसे लंबी चपटी बोन होती है ना, वहां पे जैसे स्टर्नम है, रिब्स है, पेल्विक, तो वहां पे हमारे रेड बोन मेरो प्रेजेंट होती है, जिससे हमारा ब्लड के कंपोनेंट्स फॉर्म होते हैं। स्टेम सेल बेसिकली माइलोइड लाइन होती है, RBC, प्लेटलेट, ग्रेन्युलोसाइट। देखिए ग्रेन्युलोसाइट जो है एंड लिम्फोसाइट लाइन, ये लिम्फोसाइट लाइन है। ग्रेन्युलोइड, लिम्फोइड, लिम्फोसाइट, ये बेसिकली WBC के टाइप्स होते हैं, ठीक है, एक तरीके से कंफ्यूज मत होना। तो WBC के काफी टाइप होते हैं, ग्रेन्युलोसाइट है, लिम्फोसाइट है, ल्यूकोसाइट है, इओसिनोफिल है, न्यूट्रोफिल है, ये WBC के टाइप्स होते हैं जो लेक्चर्स में हमने बताए हैं। आगे आता है फॉर्मेशन ऑफ हीमोग्लोबिन। फॉर्मेशन ऑफ हीमोग्लोबिन, अब हीमोग्लोबिन कहाँ रहता है भाई? RBC के अंदर रहता है। तो RBC कहाँ से बन रहा है? बोन मेरो से बन रहा है। तो जहां से बोन मेरो से RBC निकलेगा उसी टाइम पे हमारा हीमोग्लोबिन बनेगा, ठीक है। तो हीमोग्लोबिन बेसिकली बनता है ग्लोबिन
बेसिकली ग्लोबिन हमारा प्रोटीन होता है, और हिम जिसके अंदर आयरन और पोरफायरिन रिंग प्रेजेंट होता है। तो आयरन भी रोल प्ले करता है हीमोग्लोबिन के फॉर्मेशन में, और हीमोग्लोबिन की मात्रा कितनी है बॉडी के अंदर, तो उसके अंदर रोल होता है आयरन का। ठीक है, तो इससे मिलके बना ग्लोबिन और हिम। ग्लोबिन प्रोटीन है और हिम हमारा आयरन और पोरफायरिन से बना हुआ होता है। प्रोड्यूस इन इमेच्योर आरबीसी इन बोन मेरो। बोन मेरो से आरबीसी बन रहा है, इमेच्योर आरबीसी है, वहां पे हमारा एचबी बनेगा, हीमोग्लोबिन बनेगा। ठीक, और हीमोग्लोबिन का मेन फंक्शन होता है कि कंप्लीट जो हमारा ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट होता है बॉडी के अंदर, वो करवाता है हीमोग्लोबिन। ठीक है, तो ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन फ्रॉम लंग्स टू टिश्यू और CO2 फ्रॉम टिश्यू टू लंग्स, ये काम कौन करता है ब्लड के अंदर भाई? देखिए सबके, अब आपकी फैमिली है तो सबके काम अलग अलग हुए, मम्मी आपके खाना बनाती है, पापा आपके बाहर जाते हैं, है ना, तो उस टाइप से यहाँ पे ब्लड के अंदर भी अलग अलग काम दिया हुआ है। ठीक है, आरबीसी का काम है हीमोग्लोबिन को कैरी करना, और हीमोग्लोबिन का काम ऑक्सीजन को इधर उधर ले जाना। ठीक है, दूसरा आता है डब्ल्यूबीसी, तो डब्ल्यूबीसी डिफेंस में काम करता है। प्लेटलेट्स है, प्लेटलेट्स बेसिकली क्लॉटिंग में हेल्प करता है। ठीक है, तो सबके काम अलग अलग है। ठीक है, ट्रिक्स, He मीन ऑटो और हिम कैरी ऑक्सीजन, ये बेसिक है, और ये ऐसे छोटे छोटे टॉपिक यहाँ पे छोटे हैं लेकिन नोट्स में अच्छे से दिए हुए हैं, और ये आपके 5 मार्क्स में 2 मार्क्स में पूछे जा सकते हैं। आगे आता है एनीमिया, मतलब कहीं ना कहीं ब्लड सेल्स में कोई ना कोई दिक्कत आई है, उस कंडीशन को हम बोलते हैं एनीमिया। ठीक है, ए कंडीशन वेयर हीमोग्लोबिन लेवल और आरबीसी काउंट इज लोअर देन नॉर्मल। देखिए एनीमिया के अंदर क्या होता है, हीमोग्लोबिन और आरबीसी से रिलेशन रखता है एनीमिया। तो हीमोग्लोबिन से रिलेशन रखता है आयरन, तो कभी कभी आयरन की कमी से भी एनीमिया हो जाता है, कभी कभी जो आरबीसी की सेल है वो स्वेल हो जाती है, उस कारण एनीमिया हो जाता है, कभी कभी आरबीसी की साइज बिगड़ जाती है, उस कारण एनीमिया हो सकता है। तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हमारे एनीमिया होते हैं। ठीक है, एनीमिया पे भी क्वेश्चन बन सकता है। जब खून में हीमोग्लोबिन या आरबीसी की मात्रा कम हो जाए तो इसमें एनीमिया कहते हैं। कमी और अधिकता दोनों ही हार्मफुल है। टाइप्स की बात करें, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया होता है, परनीसियस एनीमिया जो बेसिकली विटामिन B12 की डेफिशिएंसी से होता है, एप्लास्टिक एनीमिया, इसमें बोन मेरो ही फेल हो जाती है तो आरबीसी नहीं बनेगा, हीमोग्लोबिन नहीं बनेगा, तो उसको हम बोलते हैं एप्लास्टिक एनीमिया। इसके अलावा था हीमोलाइटिक एनीमिया, इसमें आरबीसी डिस्टर्ब हो जाती है, आरबीसी की साइज बिगड़ जाती है ना, तो इसको बोलते हैं हीमोलाइटिक एनीमिया। तो ये डिफरेंट टाइप ऑफ एनीमिया है। आगे है मैकेनिज्म ऑफ कोगुलेशन, 5 मार्क्स में पूछा जा सकता है, बार बार पूछा गया है एग्जाम के अंदर ये टॉपिक। ठीक है, तो एक इसकी प्रोसेस होती है जो फ्लो चार्ट के थ्रू आपको बनानी है, नोट्स में आपको फ्लो चार्ट मिल जाएगा, थोड़ा बहुत यहाँ पे बता दूंगा। सिंपल सीक्वेंस होता है भाई, कोई भी चोट लगी आपको, है ना, ब्लड वेसल्स इंजर हुई, टूटी, वहां पे क्या होगा, सबसे पहले तो ब्लड निकलेगा, ये तो कंफर्म है। लेकिन जब ब्लड निकलेगा तो हमारी बॉडी अपना प्रोसेस स्टार्ट करेगी, वैसो कंस्ट्रिक्शन करेगी, ब्लड वेसल्स को सिकोड़ेगी, है ना, सिकोड़ेगी, तो धीरे धीरे क्या होगा, ब्लड का एक तरीके से ब्लड वेसल्स हमारी सिकुड़ जाएगी आगे से, तो ब्लड कम हो जाएगा। प्लेटलेट आएगा, प्लग बनाएगा, वहां पे प्लग बनाने की कोशिश करेगा कि भाई ब्लड आगे ना जाए, इसके कुछ ना कुछ लगा दो। ठीक है, उसके बाद कोगुलेशन कैस्केड, कोगुलेशन एक्टिव होता है, इंट्रेंजिंग एक्सचेंजिंग पाथवेज एक्टिव होते हैं, और फाइब्रिन क्लोट बनता है। अब ये कैसे बनता है वो मैं आपको दिखाता हूं। देखिए एक्टिवेट होंगे एक्स फैक्टर, जब चोट लगेगी तो एक्स फैक्टर इंट्रेंजिंग एक्सचेंजिंग पाथवे एक्टिवेट होंगे, और ये रिलीज करेंगे कैल्शियम आयन है ना, ये कैल्शियम आयन रिलीज करेंगे, तो ये जो कैल्शियम आयन है, ये जो थ्रोम्बिन इनएक्टिव पड़ा है ना, सॉरी प्रोथ्रोम्बिन इनएक्टिव पड़ा है ना, इसको एक्टिव थ्रोम्बिन में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, फर्स्ट प्रोसेस ये होगी। उसके बाद यहाँ पे फैक्टर 8 जो हमारा क्लॉटिंग फैक्टर है वो आएगा, और वो एक्टिवेट बेसिकली क्या करेगा, यहाँ पे जैसे थ्रोम्बिन है, ये क्या करेगा, फाइब्रिनोजन इनएक्टिव उसको अनस्टेबल फाइब्रिन में, एक्टिव फाइब्रिन में कन्वर्ट करेगा, और स्टेबल यहाँ पे हमारा फाइबर बन जाएगा, ऐसे फाइबर नेट लाइक स्ट्रक्चर यहाँ बन जाएगी, तो ब्लड वेसल्स में फंस जाएंगे और आगे नहीं जा पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे एक प्रोसेस इधर से होता है कि क्लॉटिंग फैक्टर आया, एक्टिवेट करेगा क्लॉटिंग फैक्टर 8 को, और उसके बाद यहाँ पे ये भी फाइब्रिन को स्टेबल बनाएगा, फाइब्रिन में ब्लड जो भी वेसल्स वो फंस जाएगी धीरे धीरे आके, और वहां पे क्लॉट का फॉर्मेशन हो जाएगा। ये होता है, आप लोगों ने बाहर से देखा है, अंदर से नहीं देख पाएंगे, तो अंदर वाली प्रोसेस ये है। ठीक है, तो इस टाइप से आपको फ्लो चार्ट पे बनाना है। आगे आते हैं ब्लड ग्रुपिंग एंड आरएस फैक्टर्स। ब्लड ग्रुपिंग कितने टाइप के होते हैं, ब्लड ग्रुप 4 होते हैं, ए बी, ए बी, ओ। ठीक,
तो एबीओ सिस्टम उसको बोला जाता है बेसिकली। ए के अंदर जो होते हैं एंटीजन ए होता है और एंटीबॉडी बी होगा, अपोजिट होगा। बी के अंदर बी एंटीजन होगा और एंटीबॉडी ए होगा। ए बी की बात करें तो ए एंड बी एंटीजन है और कोई भी एंटीबॉडी इसके अंदर नहीं है, ठीक है। तो एक तरीके से ये सर्वग्राही होगा, मतलब सबसे लेगा ये, ठीक है। इसके बाद आता है ओ, इसके अंदर कोई भी एंटीजन नहीं है, एंटी ए एंटी बी एंटीबॉडीज इसके अंदर होती है, ठीक है। तो ये सर्वदाता होगा, मतलब सबको देगा, ठीक है, ब्लड डोनेट कर सकता है। आरएच फैक्टर आता है, पॉजिटिव है, हैज आरएच एंटीजन, नेगेटिव है, नो आरएच एंटीजन, ठीक है। रिसस फैक्टर के नाम से भी इसको जाना जाता है। इंपॉर्टेंस की बात करें तो मिसमैच कैन कॉज एग्रेनुलेशन क्लैंपिंग। अगर किसी पेशेंट के अंदर ब्लड ट्रांसफ्यूजन किया जा रहा है, ब्लड ट्रांसफर किया जा रहा है, तो अगर वो ब्लड मिसमैच हो गया तो एग्रेनुलेशन हो जाएगा, क्लैंपिंग हो जाएगी और पेशेंट की डेथ भी हो सकती है, ठीक है। एग्जाम्पल, ओ नेगेटिव हमारा यूनिवर्सल डोनर है और ए बी पॉजिटिव यूनिवर्सल रेसिपिएंट है। तो उसके लिए आपको ये डायग्राम भी बना के आना है अगर ये पूछा जाए तो। ये हमारे डोनर्स हैं और ये रेसिपिएंट है। तो हमारा ओ जो है वो किस किस को दे सकता है भाई? सभी को दे सकता है, ओ को, बी को, ए को, ए बी को, ठीक है। तो मतलब ये सभी को दे रहा है। ए हमारा है, ए को देगा, मतलब सिर्फ अपने आप को देगा, और किसको देगा? ए बी को देगा। ये चीज याद रखना, बी भी सेम होगा, अपने आप को देगा और ए बी को देगा, ठीक है। ए बी जो है सिर्फ अपने आप को देगा और किसी को नहीं देगा, लेगा सबसे लेकिन देगा नहीं है, ठीक है। तो ये चीज आपको यहाँ पे दिखाई दे रही होगी। और बाकी पॉजिटिव नेगेटिव का भी आप देख सकते हैं, तो वो नोट्स में मिलेगा, ठीक है। चलिए आगे आता है ब्लड ट्रांसफ्यूजन एंड इट्स डिसऑर्डर। देखिए, ट्रांसफ्यूजन तो एक तरीके से ब्लड का एक पेशेंट से दूसरे पेशेंट के अंदर ट्रांसफ्यूजन हो गया। अगर किसी पेशेंट के अंदर ब्लड लॉस हो गया है तो उसमें रिफ्यूज किया जाएगा, दोबारा से ट्रांसफर किया जाएगा ब्लड। तो एक प्रोसेस है, रीस्टोर ब्लड वॉल्यूम, ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी एंड रिप्लेस मिसिंग कंपोनेंट्स को वापस लिया जाता है बॉडी के अंदर, वो किसी दूसरे पर्सन से। तो इसके अंदर सबसे पहले तो ब्लड ग्रुप मैच होना चाहिए, नहीं तो रिस्क हो सकता है मिसमैच रिएक्शंस और इन्फेक्शन ट्रांसमिशन हो सकता है। कि अगर किसी पेशेंट से ब्लड लिया जा रहा है तो उसके अंदर कोई डिजीज, HIV है या और भी कोई डिजीज है, तो वो डिजीज आ सकता है उस पेशेंट में। तो सबसे पहले तो जिस पेशेंट का ब्लड ट्रांसफ्यूजन ब्लड लिया जा रहा है उसकी प्रॉपर टेस्टिंग होनी चाहिए, उसकी हिस्ट्री जाननी चाहिए कि उसकी कोई तकलीफ तो नहीं है, कोई बीमारी तो नहीं है, कोई इन्फेक्शन तो नहीं है। उसके बाद उसका ब्लड ग्रुप चेक किया जाएगा, ब्लड ग्रुप सेम है ना, सेम होना चाहिए, मैच होना चाहिए, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद आते हैं डिसऑर्डर। काफी डिसऑर्डर होते हैं, जैसे ल्यूकेमिया है, इसको हम ब्लड कैंसर बोलते हैं। इसके अंदर जो हमारे बॉडीगार्ड्स होते हैं ना, जो डिफेंस करते हैं, WBC, वो डिस्टर्ब हो जाते हैं और वो अपने ही सिस्टम को अटैक करने लग जाते हैं, ठीक है। मान लीजिए हमारी देश की आर्मी हमारे ऊपर ही अटैक करने लग जाए तो एक तरीके से बहुत डेंजरस है ना। तो वैसे ही है, हमारे बॉडीगार्ड्स जो हैं ब्लड वेसल्स में, ब्लड के अंदर जो WBC है वो अपनी अटैक करने लग जाते हैं, तो इसको बोलते हैं ब्लड कैंसर, मतलब कैंसर सेल्स डेवलप हो जाएगी। इसके अलावा आता है हीमोफेलिया। इसके अंदर क्लॉटिंग फैक्टर की डेफिशिएंसी हो जाती है। अगर बॉडी के अंदर क्लॉटिंग फैक्टर्स नहीं होंगे तो क्या होगा? ब्लड चोट लगी, ब्लड क्लॉट नहीं बनेगा, ठीक है। और ये कंडीशन किसके अंदर देखी जाती है? डायबिटीज के अंदर। डायबिटीज पेशेंट के अंदर घाव नहीं बढ़ता है। क्यों नहीं बढ़ता है? क्योंकि क्लॉटिंग फैक्टर वगैरह कम हो जाते हैं, ठीक है। थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, लो प्लेटलेट्स, मतलब यहां पे भी थ्रोम्बोसाइटोपेनिया मतलब क्लॉट बनने के चांसेस बढ़ जाएंगे, ठीक है। प्लेटलेट्स क्या करता है? ये बेसिकली क्लॉट फॉर्मेशन नहीं होने देगा। अगर प्लेटलेट्स की कमी हो गई तो फिर दिक्कत आ सकती है, ठीक है। तो ये कुछ डिजीज हैं और भी आपको मिल जाएगी। आगे आता है रेटिकुलो एंडोथीलियल सिस्टम। एक तरीके से ये भी हमारे WBC की तरह है, इम्यून डिफेंस का काम करता है हमारी बॉडी के लिए। तो ए नेटवर्क ऑफ सेल और टिश्यू इन्वॉल्व इन फैगोसाइटोसिस एंड इम्यून डिफेंस। फैगोसाइटोसिस का मतलब है जो भी हार्मफुल सब्सटेंस है, बैक्टीरिया, वायरस है, उनको खा जाते हैं। ऐसे सेल और टिश्यू का ग्रुप है जो हार्मफुल बैक्टीरिया, एंटीजन, वायरस को खा जाते हैं, ठीक है। डिफेंस का काम करते हैं, इम्यून डिफेंस का। मेनली इन लीवर, स्प्लीन और लिम्फ नोड एंड बोन मैरो के अंदर ऐसे सेल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। उस कंप्लीट सिस्टम को, नेटवर्क को मिला के हम बोलते हैं रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम, RES सिस्टम।
तो शरीर का एक सिस्टम है जो जर्म और डेड सेल्स को खा जाता है, जिस प्रोसेस को हम बोलते हैं फैगोसाइटोसिस, जिसमें लीवर, स्प्लीन, लिम्फ नोड, बोन मैरो शामिल होते हैं। ठीक है, आरईएस रिमूव, ईट एंड सेफ गार्ड है बॉडी के लिए। ठीक है, चलिए इस पे ज्यादा क्वेश्चन नहीं बनता है। अब आता है हमारा लिम्फेटिक सिस्टम। तो लिम्फेटिक जैसे हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम है, ब्लड वाला सिस्टम है, उसी तरीके से एक दूसरा सिस्टम होता है लिम्फेटिक सिस्टम। जैसे हमारी सिटी के अंदर, हमारे कॉलोनी के अंदर एक रोड होती है, मेन रोड होता है, ठीक है, उसके बाद एक बाईपास रोड होता है ना, उस तरीके से ये बाईपास है। इमरजेंसी कंडीशन में उस शॉर्टकट से मटेरियल का ट्रांसफर होता है, ठीक है, और वेस्ट मटेरियल को भी ये लेके जाता है। ठीक है, तो जो बड़े भारी वाहन होते हैं वो बाईपास से चलते हैं ना, डायरेक्ट गांव के अंदर से नहीं जाते, कॉलोनी के अंदर से नहीं जाते। ठीक है, कॉलोनी में हमारा ब्लड जाएगा, तो एक तरीके से भी ब्लड की तरह ही काम करता है। इंट्रोडक्शन की बात करें तो लिम्फेटिक सिस्टम में नेटवर्क ऑफ ऑर्गन है, इसके अंदर टिश्यू हैं, वेसल्स हैं दैट हेल्प मेंटेन बॉडी फ्लूइड्स। बॉडी फ्लूइड क्या है? ब्लड है, ब्लड के अलावा इंट्रा सेल्यूलर फ्लूइड है, एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड है। एब्जॉर्ब करेगा डाइटरी फैट्स को, जो फैट्स होते हैं उसको एब्जॉर्ब करेगा, एंड प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम इन्फेक्शन थ्रू इम्यूनिटी, और बॉडी को भी प्रोटेक्ट करेगा इन्फेक्शन से। तो काफी सारे काम है इसके, छुपा हुआ सिस्टम है लेकिन काम बहुत है इसके। ठीक है, आगे हम देखेंगे इसके बारे में डिटेल में। लसिका तंत्र अंगों, उत्तकों और नलिकाओं का ऐसा जाल है जो शरीर में तरल संतुलन बनाए रखता है, आहार में वसा को अवशोषित करता है और रोग प्रतिरोधक क्षमता, इम्यूनिटी द्वारा शरीर को संक्रमण से बचाता है। ये बेसिक हो गया, इसकी डेफिनेशन हो गया। अगर 2 मार्क्स में पूछा जाए तो आप बता सकते हैं। तो ब्लड हाईवे के साथ साथ सीक्रेट सेफ्टी रोड भी होता है, वही है लिम्फेटिक सिस्टम। सीक्रेट रोड है भाई ये, है ना, इमरजेंसी कंडीशन में इसका यूज करेंगे। ये आपको दिख रहा होगा कंप्लीट बॉडी के अंदर जैसे ब्लड वेसल्स फैले हुए होते हैं, वैसा हमारा लिम्फेटिक जाल फैला हुआ है भाई। इसमें थाइमस ग्लैंड से लोकेटेड होता है, स्प्लीन से कनेक्ट होता है, और लिम्फेटिक वेसल्स होते हैं और लिम्फ नोड्स होते हैं। जगह जगह छोटी छोटी गांठें होती हैं, उनको हम लिम्फ नोड बोलते हैं, जो लिम्फ सीक्रेट। कंपोनेंट्स ऑफ लिम्फ सिस्टम की बात करें तो लिम्फेटिक सिस्टम हैज 3 मेन पार्ट्स। लिम्फेटिक ऑर्गन एंड टिश्यूज होते हैं इसके अंदर। जैसे प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन में वेयर लिम्फोसाइट आर मेड एंड मैच्योर, प्राइमरी जो लिम्फोइड ऑर्गन है जहां के हमारा अंदर लिम्फोसाइट्स मैच्योर होगी, बनेगी। ठीक है, बोन मेरो, मैक, बी सेल एंड इनमेच्योर टी सेल ये बनाता है, ये हमारा लिम्फोसाइट्स के अंडर आता है। बी सेल एंड टी सेल नाम सुना होगा आप लोगों ने। ठीक है, थाइमस आता है, टी सेल को मैच्योर करता है। ठीक है, बोन मेरो में बनते हैं इमेच्योर, और मैच्योर कहां होते हैं? थाइमस के अंदर। तो बी फॉर बोन मेरो, मैक बी सेल, और टी फॉर थाइमस, ट्रेन टी सेल। मतलब कि बोन मेरो ने बी सेल और इमेच्योर टी सेल्स बनाए और थाइमस ने टी सेल्स को ट्रेन किया। ठीक है, अच्छे से ट्रिक है, अच्छी याद है, याद कर लेना। सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन में आते हैं वेयर इम्यून रेस्पॉन्स है, जहां पे इम्यून रेस्पॉन्स होगा अगेंस्ट स्टिमुलाई। लिम्फ नोड फिल्टर करता है लिम्फ और ट्रैप करता है पैथोजन। 2 काम करता है लिम्फ नोड, एक तो लिम्फ को फिल्टर करेगा, दूसरा जो पैथोजन आएंगे उनको पकड़ लेगा ये। ठीक है, इसके अलावा आता है स्प्लीन, जो बेसिकली ब्लड को भी फिल्टर करता है और रिसाइकल करता है ओल्ड आरबीसीज को। आरबीसी आपको पता है, आरबीसी का लाइफ स्पैन 120 डेज है, उसके बाद वो खत्म हो जाता है। तो उसमें से जो भी आरबीसी जिंदा है उसको फिल्टर करने का, रिसाइकल करने का काम करना है। आरबीसी जो खत्म हो गया उससे जो भी हमारे इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल है, आयरन है, ऐसे मॉलिक्यूल्स को निकाल के लाता है स्प्लीन। ठीक है, टॉन्सिल्स ये भी ट्रैप करते हैं पैथोजेंस फ्रॉम फूड एयर। कभी कभी आपको टॉन्सिल्स हो जाते हैं, कैसे हो जाते हैं, क्यों होते हैं? क्योंकि फूड के साथ बैक्टीरिया अंदर जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन जो हमारे यहाँ पे टॉन्सिल्स होते हैं दोनों साइड, वो क्या करते हैं, उन बैक्टीरिया को अंदर नहीं जाने देते, यहीं पर पकड़ लेते। तो उसके कारण पकड़ने के चक्कर में वो खुद स्वेल हो जाते हैं, क्योंकि वहां पे बैक्टीरिया इन्फेक्शन हो जाता है, लेकिन वो बॉडी को बचा लेते हैं। ठीक है, अपनी जान देके वो बॉडी को बचा रहे हैं। टॉन्सिल्स का ये काम है, क्या आपको पता था ये? बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है, तो म्यूकोसा एसोसिएट लिम्फोइड टिश्यू इन रेस्पिरेटरी, डाइजेस्टिव एंड यूरिनरी ट्रैक्ट, ये भी एक सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन। तो भाई अगर ये जो हमने बताया है ना, आज बताने जा रहे हैं लिम्फेटिक सिस्टम के बारे में, इतना आपने याद कर लिया ना, तो भी लिम्फेटिक सिस्टम का आप कभी नहीं भूल पाओगे, ना आपको मार्क्स कटने वाले हैं। ठीक है, बहुत अच्छी तरीके से हमने इसको डिजाइन किया है। लिम्फेटिक वेसल्स नेटवर्क ऑफ ट्यूब कैरिंग लिम्फ, भाई एक तरीके से ब्लड वेसल्स है, ब्लड को लेके जाएगी, तो लिम्फेटिक वेसल्स है, लिम्फ को लेके जाएगी। ठीक है, लिम्फ कैपिलरीज होते हैं। कैपिलरीज क्या होते हैं? जैसे ब्लड कैपिलरीज होते हैं वैसे लिम्फ कैपिलरीज भी होते हैं। ये पिक एक्स्ट्रा फ्लूइड फ्रॉम टिश्यू, फ्लूइड में जो भी एक्स्ट्रा फ्लूइड आ गया उसको लेके आती है। ठीक है,
इसके बाद लार्जर लिम्फ वेसल्स होती है, हैव वाल टू प्रिवेंट बैकफ्लो, उसके अंदर वाल भी लगे होते हैं जिससे वापस से फ्लो ना हो उसका, अगर वेस्ट मटेरियल लेके आ रहे हैं तो वापस से नहीं जाना चाहिए, तो लाइक वेन में भी ऐसा सिस्टम होता है। जॉइंट टू फॉर्म थोरेसिक डक्ट एंड राइट लिम्फेटिक डक्ट, ये बेसिकली जॉइंट करती हैं लिम्फेटिक वेसल्स थोरेसिक डक्ट और राइट लिम्फेटिक डक्ट्स को, ठीक है। एम्पिटी इनटू वेन नियर हार्ट, और कहां पे एम्पिटी होती है, वेन के अंदर जाके एम्पिटी हो जाती है, वेन्स आ रही है यहाँ पे जाके एम्पिटी हो जाएंगी, जो भी ब्लड इन्होंने प्योर किया है वो जाके रख देगी वहां पे, डाल देगी, ठीक है। ब्लड वेसल डिलीवर ग्रोसिस, ब्लड वेसल्स होती है एक तरीके से ग्रोसरीज का सामान डिलीवर कर रही है ना। आप ये मत समझ लेना कि ग्रोसरी यहाँ पे भी काम आ रहा है, यहाँ नहीं है, यहाँ दुकानें नहीं है, किराना स्टोर नहीं है, ठीक है। लिम्फ वेसल पिकअप द गार्बेज, मतलब कि ये है कि जो खाने पीने का सामान है वो ब्लड वेसल्स लेके आ रहा है, ब्लड वेसल बॉडी में बांट रहा है, और लिम्फ वेसल क्या करता है, जो भी खाना पीना खाने के बाद जो वेस्ट मटेरियल बच गया ना उसको उठा के लाता है लिम्फ वेसल्स, और इसके साथ साथ जो भी एक्स्ट्रा वाटर आ गया है उसको भी उठा के लाएगा, कौन लाएगा, लिम्फेटिक वेसल्स। समझ में आ गया। चलिए अब बात करते हैं लिम्फ क्या होता है। लिम्फ एक तरीके से फ्लूइड हो गया, क्लियर फ्लूइड है जिसके अंदर प्लाज्मा के जैसे होता है, लेकिन इसके अंदर आरबीसी नहीं होता है और वाटर वगैरह इसके अंदर वेस्ट मटेरियल प्रेजेंट होते हैं। कंटेन डब्ल्यूबीसी प्रोटीन फैट्स, क्योंकि ये डिफेंस का काम करता है तो डब्ल्यूबीसी ऑलरेडी प्रेजेंट होगी। फॉर्म्ड फ्रॉम टिश्यू फ्लूइड एंड एंटर लिम्फेटिक कैपिलरी, टिश्यू फ्लूइड से बनता है और लिम्फेटिक कैपिलरीज के अंदर ये घूमता रहता है, ठीक है। लिम्फ सर्कुलेट कैसे होता है भाई, टिश्यू फ्लूइड एंटर लिम्फ कैपिलरी, टिश्यू से फ्लूइड कैपिलरीज के अंदर आया, उसके बाद वो लिम्फ बन गया, ठीक है, लिम्फ बन गया। लिम्फ ट्रेवल थ्रू वेसल्स, जो लिम्फेटिक वेसल्स है वहां से ट्रेवल हुआ, और लिम्फ नोड जैसे हमारे ब्लड को किडनी फिल्टर करती है, ग्लोमेरुलर नेफ्रॉन्स फिल्टर करते हैं, वैसे ही लिम्फ को लिम्फ नोड फिल्टर करता है, ठीक है। फाइनली ड्रेन इनटू सब क्लेवियन वेन, एक सब क्लेवियन वेन होती है जिसके अंदर ये इकट्ठा होता है और मिक्स हो जाता है ब्लड के साथ, ठीक है। मतलब फिल्टर होके आया, वेस्ट मटेरियल निकल गया, बाकी फिल्टर वाके वापस से ब्लड के अंदर मिक्स हो जाएगा, ठीक है। जैसे नाली में ट्रीटमेंट प्लांट से होकर उतरता है ना पानी, प्लांट में ट्रीटमेंट होके क्लियर होके वापस से वो आ जाता है ना, तो फिर मुख्य नदी में उसको डाला जाता है, वैसे ही लसिका तंत्र लिम्फ नोड को साफ करके खून में वापस डाल देता है, ठीक है। फंक्शंस ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम भाई, फ्लूइड बैलेंस करना, रिटर्न एक्स्ट्रा टिश्यू फ्लूइड टू ब्लड, वापस से टिश्यू फ्लूइड को ब्लड में लाना, फैट एब्जॉर्ब करना, लैक्टियल इन इंटेस्टाइनल एब्जॉर्ब डाइटरी फैट, इम्यूनिटी में प्रोड्यूस लिम्फोसाइट फिल्टर पैथोजन जैसे बी सेल टी सेल्स होती है हमारी, रिमूव वेस्ट, रिमूव सेल डर्बीज, सेल कोई डेड सेल्स हैं, टॉक्सिन्स हैं, उनको रिमूव करने का काम है। तो बेसिकली FFIW फ्लूइड फैट इम्यूनिटी और वेस्ट, ये फंक्शंस हैं लिम्फेटिक सिस्टम के, ठीक है। आई होप ये यूनिट आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके जरूर जाना और एक प्यारा सा कमेंट जरूर करना, और अपने दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। और अभी तक कटारिया फार्मेसी ऐप डाउनलोड नहीं किया है, कर लीजिए, प्ले स्टोर पे जाइए, और जिन भी बच्चों को जिनके पास आईफोन है वो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, वहां पे वेबसाइट का लिंक दिया हुआ, उस वेबसाइट पे जाके आप परचेज कर सकते हैं, ठीक है। बाकी किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट हो, क्लास रिलेटेड, कोर्सेज रिलेटेड, नोट्स रिलेटेड, तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।